हेलो, क्या आप जानते हैं आपका जो शरीर है एक बेस्ट केमिकल फैक्ट्री है? केमिकल फैक्ट्री का मतलब? हाँ भाई, केमिकल फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे खरबों केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं आपके शरीर में। केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में भाई, तो कैसे? मैं बताता हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका जो खाना जो पचता है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है। यहाँ तक कि आपका जो मस्तिष्क जो सिग्नल भेजता है कि जैसे आपको रनिंग करना है, हंसना है, रोना है, ये सब भी एक केमिकल रिएक्शंस ही है। समझ रहे हैं ना आप? तो मतलब आपको टॉपिक के बारे में तो पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। केमिकल रिएक्शंस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 पे, साइंस का ये, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड है ये केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सारा केमिस्ट्री का ही खेल है जो ये होता है। केमिकल रिएक्शंस एक सिर्फ लेबोरेटरी में होने वाली कोई चीज नहीं है। ये ऐसी प्रोसेस है जो पूरी दुनिया को बदल देती है। ये पूरी दुनिया में चलता रहता है। हमारा खाना पकाने से लेकर हमारी गाड़ी को जो ऊर्जा मिलती है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही देन है। सारी सामग्रियों का निर्माण करना, जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं, उसमें से डे टू डे लाइफ में ये केमिकल रिएक्शंस का योगदान है। तो ये केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ चलता ही रहता है। आज हम समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन वास्तव में होता क्या है। तो हम आज के टॉपिक पे सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये मेनली क्लास 10th का चैप्टर है, साइंस का, और चैप्टर नंबर 1 है। तो मैं आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं, वो उनमें गलत फहमियां रहती हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें हमेशा विस्फोट होगा, आग लगने वाली घटनाएं होंगी, जो केवल विज्ञान की ही कक्षा में होती हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा विस्फोट हो, हमेशा ही आग लगे। ये मतलब कई छात्रों को ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि पदार्थ की किस मतलब जो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना, वो एक एटॉमिक लेवल पे हो रहा है। तो वो उस घटना को आप फील नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे मतलब जो क्लास 10th के स्टूडेंट के बच्चे होते हैं, वो फील नहीं कर पाते हैं। वो एटॉमिक लेवल पे ये रिएक्शंस होता है, वो केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है। उनको लगता होगा कि ये केमिकल रिएक्शंस धीमी गति से होता है या कितनी तेज गति से होता है, या उनमें केवल बुलबुले वाले तरल पदार्थ शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो मतलब एक्चुअल में जो ये केमिकल रिएक्शंस होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। अ, जैसे कि मतलब लोहे में जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शंस है, और यह एक स्लो प्रोसेस है। जबकि अ, सोडियम का आग जलना, ऑक्सीजन का जलना, या अ, चूने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का जो बुझा हुआ शांत चूने का उसमें पानी में मिलाना, तो वो तुरंत फास्ट रिएक्शन है और उसमें उष्मा भी निकलती है। समझ रहे हैं? तो ये रिएक्शन है जो अनेक प्रकार की हो सकती है। इसमें अनेक टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में टॉपिक आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड से यहाँ पे देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शंस, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब केमिकल चेंजेस होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल चेंजेस हुआ तो वो केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसे कि मतलब जैसे दिखाता हूँ कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रही है आपके नेचुरल लाइफ में। तो जैसे गर्मियों में कमरे के तापमान पे दूध को खुला छोड़ देंगे, तो वो दही बन जाएगा। मतलब वो भी एक केमिकल रिएक्शन से लोहे के तत्वों को, यहाँ पे कोई देखिए, लोहे का कोई पदार्थ छूटा हुआ है बाहर, अगर वायु में खुला हुआ छोड़ दिया गया है, तो वो भी
उसमें जंग लग जाएगा। तो ये जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है, समझ रहे हैं। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का फर्मेंटेशन होना या भोजन जैसे मतलब पक रहा है तो वो भी एक प्रकार से वो केमिकल रिएक्शन है। भोजन का शरीर में पचना, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे जो आपको भोजन शरीर से में आपको पचता है तभी आपको ऊर्जा मिलती है, तो ये भोजन का पकना भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन हुआ। और सांस लेना, अब सांस ले रहे हैं ना, सांस लेना भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, तो सांस लेना भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। और इसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाना। तो जैसे खाना पच के दूसरी अवस्था में चला जाता है, या तो जंग लगना, जंग जैसे शुरुआत में मेटल सॉलिड मतलब एकदम फिक्स रहता है, लेकिन जंग लगता है तो उसका मतलब क्षरण हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो उसका डिके होने लगता है, तो वो हो जाता है उसकी अवस्था में परिवर्तन होना। अगर उसके कलर में परिवर्तन हो रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन, ये जंग लगना भी एक कलर का उदाहरण है। तो गैस का उत्सर्जन, और आपस में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसमें गैसों का उत्सर्जन होता है। जैसे कि कोयले का जलना, अगर कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं आप, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये गैस का उत्सर्जन भी एक केमिकल रिएक्शंस का उदाहरण है। और इसमें कुछ में होता है कि टेम्परेचर में चेंजेस, अगर तापमान में चेंज हो रहा है तो भी आप मतलब पता लगा सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको एकदम अगर आप छोटे से रूप में लिखना चाहते हैं तो वो कहलाता है आपका केमिकल इक्वेशंस, समझ गए। अब इसको कैसे हम व्यक्त करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत से छोटे स्तर पे बहुत ही मतलब लंबी प्रोसेस से होके गुजरती है, लेकिन उसको अगर हम छोटे से रूप में लिखना चाहते हैं, अगर संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं तो वो कहलाता है शब्द समीकरण, तो वर्ड इक्वेशन कहलाता है। यह एकदम सरलतम विधि है, इजिएस्ट मेथड है किसी भी अभिक्रिया को छोटे से रूप में दिखाना। तो ये एक मिनिमम प्रोसेस है, संक्षिप्त रूप है जिसका एकदम शॉर्ट मेथड्स है, और इसे हम दिखाते हैं उसको बोलते हैं शब्द समीकरण मतलब वर्ड इक्वेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के दहन का उदाहरण, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। तो भाई देखो केमिकल रिएक्शंस, कोई केमिकल रिएक्शंस मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो जो शुरुआत में जो प्रोडक्ट रहते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट निकलता है, वो फाइनल जो हमारा निकलता है प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एंड लेफ्ट साइड जो हमारा एलिमेंट्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो हमारा उत्पाद निकल के बोलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक, अभिकारक या रिएक्टेंट क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है जो शुरुआत में मिल के आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये एलएच साइड में ये आपका रिएक्टेंट दिखाया गया है इस एग्जांपल में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है आपका रिएक्टेंट है। और जो राइट साइड में है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो आपका उत्पाद है या प्रोडक्ट है। तो शब्दों की जगह अगर शब्द नहीं लिखे कि हाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को आपस में जला रहे हैं और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल रहा है, तो अगर आप शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं और उसकी जगह संक्षिप्त रूप बनाते हैं तो वो वर्ड रिएक्शंस कहलाता है, वर्ड मेथड कहलाता है, और उसको इस रूप में केमिकल रिएक्शंस के रूप में लिखते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म उसका हो जाता है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का दहन या मैग्नीशियम का दहन, तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, इसका ये ढांचा समीकरण हमने दिखा दिया, ठीक है।
अब हम ये जो रिएक्शंस हमारे द्वारा लिखा गया है, हम उसको संतुलित कैसे करें, कि कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन इक्वल है कि नहीं है दोनों साइड में। तो वो उसका एक लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज किया जाता है, उसमें मास का कंजर्वेशन होता है, द्रव्यमान का संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दैट इज मास कंजर्वेशन। ठीक है, मास कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, इसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट जो रहते हैं ना, उनका जो द्रव्यमान रहता है वो टोटल वेट जो रहता है प्रोडक्ट के वेट के इक्वल रहता है। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही यह विनाश होता है। तो मतलब जितना रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, उसके बाद ही जितना प्रोडक्ट निकलता है दोनों का मास इक्वल रहता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या मास कंजर्वेशन बोलते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये एनसीईआरटी के पॉइंट ये चैप्टर वाइज है, आप उसको रेफर करते जाएंगे तो एकदम आसान लगेगा आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का क्या मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद के प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। तो वेट मतलब हम क्लास 9 में वेट के बारे में पता कर चुके हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है मास 16, और नाइट्रोजन का कितना होता है, तो ऐसे आपको पता चल गया होगा। तो वही बोलना है कि इसमें पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि उसको हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। कोई भी केमिकल इक्वेशन है और वो बैलेंस है कि नहीं है, और बैलेंस करना तो जरूरी है, आपको पता ही है, तो हम उसको कैसे करेंगे बैलेंस, तो हम इसके बारे में यहाँ पे अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड्स बोलते हैं, मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको मतलब बस वही लेफ्ट एंड राइट में जितने भी एटम्स हैं उसको आपको इक्वल करना होगा, तो हीट एंड ट्रायल मेथड्स का यूज करते हैं। अब इसमें जैसे छोटी पूर्णांक संख्या को के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए कोई एग्जांपल दिया गया है, आयरन प्लस वाटर, आयरन और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उसके बाद फिर फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब इसको हमें संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे कि आयरन और वाटर, कोई मतलब लोहा है और पानी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन रहा है, तो अब फिर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी तरफ क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने परमाणु है आयरन के, और कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने कितने परमाणु है। तो जैसे कि यहाँ लेफ्ट साइड में आयरन का एक, और राइट साइड में 3 हो रहा है, और हाइड्रोजन के 2 थे, और वो उस साइड में 2 है, और ऑक्सीजन का 1 था लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 4 बन रहे हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको संतुलित करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन के Fe3O4 बन रहा है, तो ऑक्सीजन 4 हो रहा है। तो ऑक्सीजन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि यहाँ पे 4 वाटर के 4 अणु रहेंगे, तभी यहाँ पे O4 निकल पाएगा। इसमें क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक में से, यौगिक ये है और ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये भी यौगिक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक में से सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। तो फेरिक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 4 टाइम्स हो गया H2। तो फिर यहाँ पे राइट साइड में हम 8H2 मतलब 4H2 लिख देंगे, यहाँ पे 4H2, और 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
आपस में हो गए यहाँ पे और फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका संतुलित इक्वेशंस हो गया। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस को लिखते टाइम हम क्या करते हैं, उनके स्टेजेस को भी दिखाते हैं कि वो किस स्टेज में है। तो अब यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, मतलब अधिक इंफॉर्मेटरी मतलब दिखाने के लिए कि हाँ ये किस स्टेज में है, उसके लिए क्या करते हैं, अभिकारकता उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी फिजिकल कंडीशन को भी हम दिखा देते हैं कि जैसे कि कोई भी पदार्थ गैस में रहेगा तो उसे हम गैस से दिखा देंगे, तरल अवस्था में है तो उसे लिक्विड एल से दिखा देंगे, और जलीय अवस्था में तो एक्वस से, और ठोस अवस्था में है तो ऐसे सॉलिड से दिखा देंगे। तो ये हो गया कि उसकी और भी मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए उसमें क्या है कि उसकी फिजिकल कंडीशन को दिखाते हैं, वो कहलाता है भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखते हैं। ठीक है, अब भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना, तो उसमें हम जैसे एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं कि उसमें कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें हम कैसे फिजिकल स्टेट्स को दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 3Fe(S), तो इसमें ये बोल रहा है कि जो लोहा है वो सॉलिड है, मतलब अभी ठोस अवस्था में है, तथा जो यहाँ पे वाटर है वो गैसियस अवस्था में है, मतलब स्टीम अवस्था में रहेगा वाटर। स्टीम अवस्था में वाटर आयरन से मतलब रिएक्शन करके क्या करेगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4+। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बन रहा है वो भी सॉलिड अवस्था में उत्पाद भी मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो हाइड्रोजन हमारा निकलेगा वो गैसियस अवस्था में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे गैसियस अवस्था में दिखा दिया गया है, इसको सॉलिड अवस्था में और इसको गैसियस अवस्था में। ठीक है, ये एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको जो भी भौतिक फिजिकल स्टेट्स को दिखाया गया है। यहाँ पे वही इसमें दिखाया गया कि यहाँ पे जो वाटर है गैसेस को दर्शाता है, गैसियस अवस्था को दर्शाता है, और जो जल का उपयोग है भाप के रूप में दिखाता है। अन्य परिस्थितियों में कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो उसमें जैसे कि अगर एक्स्ट्रा जो कंडीशंस आपको दिखानी है कि उसमें टेम्परेचर कितना दिया जा रहा है या उसमें प्रेशर कितना लगाया जा रहा है, कोई क्या है ना, रिएक्शंस को प्रेशराइज्ड किया जाता है, तब जाके उसको केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती है। या तो उसमें कोई कैटलिस्ट, उत्प्रेरक एक नया वर्ड है, आप पढ़े हो गए क्लास 9th में, उसमें क्या किया जाता है कि वो कैटलाइज का प्रयोग किया जाता है, जिस कैटलाइज का प्रयोग करते हैं वो क्या करता है, रिएक्शंस को स्टार्ट करता है। तो ये एक तरह से उसमें ऊपर एरो के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3Fe प्लस और H2O, इसमें 360 डिग्री का टेम्परेचर दिया जाता है सेल्सियस, और 290 PSI ये प्रेशर। तो प्रेशर की कंडीशन को दिखाया जाता है कि यहाँ पे मान लीजिए एरो के ऊपर या नीचे कोई भी दिखा देते हैं कि इसमें टेम्परेचर कितना था, इसमें प्रेशर कितना था। तो ये कंडीशंस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है केमिकल रिएक्शंस में, और इसकी फिजिकल कंडीशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड या ये गैसियस अवस्था। समझ रहे हैं ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका फर्स्ट टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट साइड में जितने भी मतलब कंपाउंड या एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो जो जितने भी रिएक्टेंट, मान लीजिए दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलके कोई उत्पाद उत्पन्न करते हैं या कोई रिएक्शंस हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाता है। एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में मतलब बिना बुझा हुआ चूना रहेगा, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब हम इसमें क्या है, अब पानी मिलाते हैं तो वो बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त हो जाता है। तो आपके यहाँ घर में चूने की पुताई होती है ना, तो उससे क्या करते हैं कि किसी बर्तन में या तो बड़े मतलब कंटेनर में
चूने को हम लेके आते हैं, वो सॉलिड स्टेट में रहता है, उसको डालते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो एक दिन के बाद मतलब कुछ टाइम बाद उसमें क्या उष्मा भी निकलती है और आपका वो चूना, बुझा हुआ चूना निकलता है, और उस चूने की यूज हम पोताई के लिए करते हैं। ठीक है, तो वही इसमें दिखा रहा है कि ये एडिशन रिएक्शंस है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया मतलब कंबाइन हो रहे हैं दो रिएक्टेंट। तो इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड स्टेट में था और यहाँ पे पानी हम इसमें लिक्विड अवस्था में मिला देते हैं, तो क्या करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अवस्था में, जलीय अवस्था में आपको प्राप्त होता है, प्लस इस ऊष्मा भी मिलती है। तो ये है एक उदाहरण कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोयले का दहन। कोयले का दहन भी एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे, आप ही बताओ। अच्छा, तो मैं जैसे ये चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, तो आप वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, तो उसमें क्या है, कार्बन, कार्बन एक कोयला, तो कोयला जो होता है कार्बन कार्बनिक अवस्था में रहता है, तो कार्बन एक ठोस में रहेगा, और उसमें ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में, कार्बन को हम जलाते हैं तो आसानी से जल जाता है, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया ना, समझ गए? ठीक है, दिस इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है कि हाइड्रोजन गैसियस अवस्था में रहेगी और ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में आपस में मिलके जल का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों गैसियस अवस्था में मिलके ये लिक्विड अवस्था में गैस का निर्माण मतलब वाटर का निर्माण करते हैं। दिस इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ जो उत्पाद हमारा निकला है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें अगर प्रोडक्ट के टाइम पे अगर उष्मा निकलती है तो उष्मा भी उत्पन्न होता है, बहुत सारी रिएक्शंस में उष्मा उत्पन्न होता है, तो क्या कहलाती है अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकालना, एक्सो मतलब जो उष्मा को बाहर निकाल रही है, या तो रिएक्शन के होने के बाद अगर उसका तापमान बढ़ रहा है या उष्मा निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये इसकी उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण कौन कौन से हैं? प्राकृतिक गैस का दहन, कोई भी नेचुरल गैसेस का रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन का जल रहा है, हाइड्रोजन जल रहा है, तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके स्टीम अवस्था में वो निकल बन रहे हैं, तो वो क्या हाइड्रोजन का जलना एक तरह से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन, आप सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसमें भी उष्मा निकल रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, आपको ऊर्जा मिल रही है, ये एक उष्मा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अब साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कोई भी साग सब्जी है वो विघटित हो जा रही है, टूट जा रही है, जब टूटती है तो उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये एग्जाम्पल है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कोई अभिक्रिया डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है, तो ऐसे कोई रिएक्टेंट है वो आपस में अनेक प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? विघटन, उसका विघटन हो रहा है, तो वो विघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। दिस इज एन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लेफ्ट साइड में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट होता है, बल्कि इसके अपोजिट में विघटन अभिक्रिया में क्या, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट रहेगा, उसको फिजिकल मतलब टेम्परेचर दिया जाएगा, प्रकाश दिया जाएगा, तो क्या विघटित हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या विघटन वियोजन अभिक्रिया। इसमें उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसमें या तो उष्मा दे देंगे या तो प्रकाश दे देंगे या तो विद्युत ऊर्जा दे देंगे, तो ये आपस में विघटित हो जाते हैं। इसकी कंडीशंस बताते हैं कि ये
वियोजन अभिक्रिया किस किस कंडीशन में हो सकती है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के उदाहरण यहाँ पे हम आपको दिखाता हूँ। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन तो आपको पता ही है कि वियोजन अभिक्रिया किस किस फिजिकल कंडीशंस में या मतलब किस किस कंडीशन में हो सकती है। तो उसके लिए हमें या तो विद्युत ऊर्जा की देने की आवश्यकता होती है, प्रकाश देंगे या तो टेम्परेचर देंगे तो वो विघटन हो जाता है या डिकम्पोज हो जाते हैं रिएक्शंस। तो वही है इसमें उष्मीय वियोजन। उष्मीय का एक टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो उष्मा के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा जो अगर वियोजन अभिक्रिया हो रही है तो वो इसमें उष्मीय वियोजन कहलाएगा। तो उसका उष्मीय वियोजन का उदाहरण क्या है, फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस सल्फेट आपस में टूटता है तो रंग हरे से बदलता है। क्या है इसमें, हरे रंग से बदल जाता है और इसमें गंध भी आती है। तो अब यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट है, ये सॉलिड अवस्था में रहेगा। अब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, उसमें तापमान गर्म करते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं, तो ये क्या करता है कि फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 गैसियस अवस्था में टूट जाता है। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक ही था, उसमें प्रोडक्ट की मात्रा 3 हो गई है, तो ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ये एक उदाहरण है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। और दूसरा यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जो पत्थर है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट एक चूना पत्थर है। अब उसमें क्या है, उष्मा, अगर हम उसको उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये भी एक उदाहरण है वियोजन रिएक्शन का या वियोजन अभिक्रिया। ज्यादा कंफ्यूज ना हो, जो जो मैं लिखवाया हूं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको नोट डाउन करें और उसी को याद करें। एक भी क्वेश्चंस आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा, आपके सारे बोर्ड के क्वेश्चंस लग जाएंगे। यही उदाहरण आपको बोर्ड में जाके चेपना है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में अब देखिए विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस उसको बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन वो विद्युत के द्वारा होगा तो वो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटन उसे बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा द्वारा किया गया वियोजन कहलाता है विद्युत अपघटन। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जल का वैद्युत अपघटन। अब पानी में दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे तो और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये एक एग्जाम्पल है वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस का एक एग्जाम्पल है। इसमें कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन की मात्रा और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा से दोगुनी होती है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है 2H2O लिक्विड अवस्था में रहेगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो 2H2O प्लस ऑक्सीजन। 2H2O मतलब दिखाता है कि हाइड्रोजन की मात्रा दुगनी रहेगी ऑक्सीजन की अपेक्षा। ठीक है, अब प्रकाशीय वियोजन। अब फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन, अगर प्रकाश के द्वारा किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसे फोटोलिथिक रिएक्शन या डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन, प्रकाश ऊर्जा द्वारा किया गया वियोजन। जो प्रकाश ऊर्जा द्वारा किया गया वियोजन कहलाता है फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, प्रकाश के द्वारा जो वियोजन होता है वो फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। अब इसके फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन के उदाहरण में आपको दिखाता हूं। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, सिल्वर क्लोराइड एक श्वेत रंग का धूसर रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये एक सफेद रंग का पदार्थ मतलब सॉलिड होता है सिल्वर क्लोराइड, लेकिन जैसे इसको पदार्थ में रखा जाता है ये तो ये धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे इसका केमिकल केमिकल रिएक्शन देखिए, 2AgCl सॉलिड अवस्था में रहेगा। अब इसको सूर्य के प्रकाश में डालते हैं तो ये 2Ag सॉलिड मतलब सिल्वर में तथा क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है और इसका रंग धूसर हो जाता है। तो यही ये एक फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन का उदाहरण है। या इसका उपयोग एग्जाम्पल इसको भी याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में। तो ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन में श्याम श्वेत फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। प्रकाश की उपस्थिति में इसका डिकम्पोजिशन करवाया जाता है।
ठीक है। अब उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो आपने पढ़ ही लिया होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट के टाइम पे जैसे प्रोडक्ट बनता है उसमें उष्मा निकलती है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो, जैसे कि रिएक्टेंट में रिएक्शन होने के लिए अगर आपको उष्मा की जरूरत पड़ती है, वो या उष्मा अवशोषित करती है, तो उष्मा शोषी रिएक्शंस कहलाता है। आपको अवशोषण करना मतलब रिएक्टेंट में अवशोषण जो होता है उष्मा का, वही आपको उसी से आपको पता चल रहा है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी है, तो वो दिस इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब इसमें उष्मा की जरूरत पड़ रही है। एक्सो मतलब बाहर निकालना, इंडो मतलब उष्मा को दिया जाना। तो वही ऐसी जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है, जैसे कि उष्मा, प्रकाश या विद्युत, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया का परिभाषा। यही आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। अगर भी क्वेश्चन आए तो एक्सप्लेन एंडोथर्मिक रिएक्शंस या उष्मा शोषी अभिक्रिया समझाइए, तो यही आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित या हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन मतलब कि आप किसी का स्थान ले लेते हैं, तो उसमें मोर एक्टिव एलिमेंट्स होता है, लेस एक्टिव एलिमेंट को विस्थापित कर देता है। उसमें इसमें यही बोलना है कि यहाँ पे देखिए अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब जो मोर कोई कंपाउंड है और उसमें उसके साथ कोई मोर एक्टिव एलिमेंट्स है जो अधिक क्रियाशील है, तो वो क्या करेगा, जो कंपाउंड में से लेस एक्टिव एलिमेंट को विस्थापित कर देगा। तो यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मैं उदाहरण यहाँ पे दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लोहे की किल और कॉपर सल्फेट। अगर लोहे की किल को कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं, लोहे की किल एक सॉलिड अवस्था में रहेगा और कॉपर सल्फेट क्या है, एक एक्वस अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब इसको एक्वस अवस्था में जो कॉपर सल्फेट के लिक्विड में आप लोहे की किल को डालते हैं, तो क्या करते हैं, कॉपर लेस एक्टिव है और आयरन मोर एक्टिव है, तो क्या करते हैं फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर आपका जो धातु है तांबा आपका अलग हो जाता है। तो ये लेस एक्टिव एलिमेंट्स विस्थापित हो जाता है और विस्थापन कौन करता है, मोर एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहीं पे आप देखिए आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाता है। कॉपर सल्फेट पहले क्या है, कॉपर सल्फेट की अवस्था में रहता है तो वो नीला रहता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। कील पर भूरे रंग का कॉपर की परत चढ़ जाती है, अब कील पे कॉपर की परत चढ़ गई और वो डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर बचता है। और दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण अगर ना समझ में आए तो भाई कमेंट में जरूर बताओ, इसको और अच्छे से समझाओ। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस अवस्था में, जिंक सॉलिड अवस्था में, तो इसमें क्या है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड में, तो यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक पर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया तो आपको पता ही है, मोर एक्टिव एलिमेंट्स लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो अगर डबल विस्थापन हो रहा है तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। दोनों एक्वस अवस्था में है और इसमें क्या है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक रिएक्टेंट के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे देखिए, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें क्या है, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, दोनों एक्वस अवस्था में, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो सोडियम, ये सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आ गया ना, यहाँ पे सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक्वस अवस्था में आ गए, तो बेरियम सल्फेट सॉलिड, ये स्टेबल हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में चला जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में यहाँ पे देखिए, अभिक्रिया में जल में विलय श्वेत रंग के पदार्थ अवक्षेप का निर्माण करते हैं। अब जैसे कि कोई भी रिएक्शन एक्वस अवस्था में हो रही है तो उसमें पानी में ही अघुलनशील पदार्थ बन जाता है, सफेद रंग का निर्माण होता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो रिएक्शंस, मतलब कोई भी रिएक्शंस आपस में हो रही है एक्वस अवस्था में, तो उसमें पानी में सफेद रंग का पदार्थ बन जाता है, तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जांपल देखिए, अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में जो ऊपर जो यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर जो रिएक्शंस हो रही है ना, उसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, तो ये सॉलिड अवस्था में आता है और ये सफेद रंग का हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या 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 करते हैं, मतलब आपस में आयनों का विस्थापन हो जाता है, लेकिन उसी में अगर उस एक्वस रिएक्शंस में क्या होता है कि अगर आपका सफेद रंग का अवक्षेप निकलता है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। अपचयन और उपचयन, उपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये आपके हेडिंग में है, तो मैं इसको समझाता हूं। उपचयन और अपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, उपचयन, उपचयन के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना किसी भी अभिक्रिया के समय जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब वो उपचयन कहलाता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया, हाइड्रोजन निकल गया, समझ रहे हैं। और ठीक उसका उल्टा अपचयन, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन बढ़ गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये कहलाता है ऑक्सीजन का ह्रास होना और हाइड्रोजन की वृद्धि होना। इसके और भी अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके लेवल तक का इतना ही समझना है, ज्यादा इसमें दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है, बस इतना जानना है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन, रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना। अब यहां पे देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उन्हें उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, आपका तो इतना तो समझ में आ गया होगा। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। लेकिन अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट है आपस में, उसी में किसी एक में ऑक्सीजन हट रहा है और किसी दूसरे में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को टेम्परेचर मतलब तापमान देके रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, इसका इसका अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसका ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन होगा, तो यहाँ पे ये अपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। भाई देखो वर्ड में कंफ्यूजन मत लाना अपने आप, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन निकल रहा है, अब यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, हमारे इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला इफेक्ट्स क्या है, कोरोजन, जब कोई धातु अपने आसपास
अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल ऑफ उपचयन है। तो इसमें क्या करते हैं, आसपास की वस्तुएं धातु मेटल्स होती है ना, वो अम्ल या आर्द्रता से संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, उनका कोरोजन हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है उपचयन अभिक्रिया का, और ये हमारा एक इफेक्ट्स भी है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, जैसे कि मेटल लोहा का संक्षारण हो जाता है। तो ये या तो अम्ल में या तो आर्द्रता की उपस्थिति में ये संचरित हो जाती है। और दूसरा उदाहरण क्या है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लालिमा युक्त भूरे रंग की पतली परत चढ़ जाती है, ये संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना। तो आपने दैनिक जीवन में उदाहरण देखे होंगे कि तांबे के ऊपर जो तांबे का बर्तन रहता है तो कुछ समय बाद वो हरी हरी परत जम जाती है और चांदी के ऊपर एक काली परत जम जाती है। तो ये एक संक्षारण का उदाहरण है। और इसका हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, रेलिंग, जहाज आदि क्षति हो जाती है। इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन ये हमारा ड्रॉबैक है कि संक्षारण की वजह से हमारा, जैसे कि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं, ढांचे, पुल, रेलिंग, जहाज आदि, इनकी क्षति हो जाती है तो ये टूटने लगते हैं। तो ये लोहे की गंभीर समस्या है। तो इसको हम बचाने के लिए उस पे किसी दूसरे परत की लेप लगाते हैं जिसके कारण उसका संक्षारण ना हो पाए। ठीक है। अब रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद या गंध बदल जाते हैं उपचयित होने पे। उपचयित का ही उदाहरण आपने यहाँ पे देखा है उपचयन का, तो यहाँ पे एक और भी उदाहरण दिखाई देते हैं। इसे तेल एवं वसा, ये उपचयित होने पे वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री में परिवर्तित हो जाते हैं, इनका स्वाद चेंज हो जाता है और इसमें गंध बदल जाती है। तो इसका उपाय क्या है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं भाई? अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको कैसे रोकेंगे? तो इसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव्स मिला दिए जाते हैं कि तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए वाले पदार्थ जैसे कि प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स हम मिला देते हैं तो वो आपकी चीजें खराब नहीं होंगी। जैसे अचार में, सिरका में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स या मतलब प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जिसके कारण वो आपके एलिमेंट्स मतलब वो आपके प्रोडक्ट खराब ना हो। तो ये हो गया आपका रेंसिडिटी या विकृत विकृत गंधिता कहलाती है, इसको वो बोलते हैं विकृत गंधिता। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तो अब जैसे कि कोई ढके हुए बर्तन में आप वो पदार्थ रख देते हैं तो उसका उपचयन कम होता है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब काम करता है। जैसे कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में, जैसे कोई चिप्स जो बनाता है ना, उसमें चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन या उसमें नाइट्रोजन सी या कम सक्रिय गैस भर दिया जाती है, वो कम रिएक्शन करती है। तो ये सारे इसके मतलब दैनिक जीवन में उपयोग है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा। अगर कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।